हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग एंड वेलकम टू इम्प्रूव लर्निंग विद आदित्य। दोस्तों, आज है 14 सितंबर 2020 और 14 सितंबर से रिलेटेड करंट अफेयर्स के जितने भी क्वेश्चन हैं वो मैं आप लोग के सामने लेके आया हूं। तो अगर ये वीडियो आप लोग को पसंद आती है तो इसे ज़्यादा से ज़्यादा लाइक और अपने दोस्तों में शेयर कीजिएगा तथा अगर आप लोग इस चैनल पर नए हैं तो इसे सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन ऑन कर लीजिएगा। चलिए हम आज के पहले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। हमारा आज का पहला क्वेश्चन है कि अभी हाल ही में विश्व प्राथमिक उपचार दिवस कब मनाया गया है। तो दोस्तों, अभी हाल ही में विश्व प्राथमिक उपचार दिवस मनाया गया है 12 सितंबर को। अब इसके बारे में आपको थोड़ा सा बता देता हूँ। इस दिन की शुरुआत वर्ष 2000 में इंटरनेशनल फेडरेशन ऑफ रेड क्रॉस रेड क्रिसेंट सोसाइटीज IFRC द्वारा प्राथमिक उपचार की ज़रूरत और प्राथमिक उपचार करने के सही तरीके और प्राथमिक उपचार के क्या लाभ हैं, इसके लिए लोगों को जागरूक करने के लिए किया गया था। इसके अलावा लोगों के बीच प्राथमिक उपचार के महत्व को समझाने, जागरूकता लाने के लिए संपूर्ण विश्व में सितंबर के हर दूसरे शनिवार को विश्व प्राथमिक चिकित्सा दिवस के रूप में मनाया जाता है। यह आप जरूर याद रखिएगा कि सितंबर के दूसरे शनिवार को। तो इस बार जो सितंबर का दूसरा शनिवार है वो 12 सितंबर को हुआ, इसलिए 12 सितंबर को मनाया गया है। ज़रूरी नहीं है कि हर साल 12 सितंबर को मनाया जाए। हाँ, एक चीज़ आप जरूर याद रखिएगा कि सितंबर के दूसरे शनिवार को मनाया जाता है। इंटरनेशनल फेडरेशन ऑफ रेड क्रॉस क्रिसेंट सोसाइटीज़ ने सन 2000 में इसकी शुरुआत की थी, अभी मैंने आपको बताया, और हर साल इसको अलग अलग थीम पर मनाया जाता है। आज अगर आम आदमी को प्राथमिक चिकित्सा का ज्ञान हो, जरूरी नहीं कि वो पढ़ा लिखा हो, लेकिन अगर उसे प्राथमिक चिकित्सा का ज्ञान है तो वो किसी भी आपात स्थिति में, चाहे वो घर पे हो, बाहर सड़क पे हो, पीड़ित को लेकर सीधे अस्पताल भागने की अपेक्षा उसकी प्राथमिक चिकित्सा करके उसकी ज़िंदगी बचा सकता है। अर्थात कोई भी आदमी भरे पढ़े लिखा ना हो, लेकिन अगर उसे प्राथमिक चिकित्सा का थोड़ा सा भी ज्ञान है तो वो पहले किसी भी मरीज का प्राथमिक उपचार करेगा, फिर उसके बाद उसे वो लेके हॉस्पिटल जाएगा जिससे वो उसकी ज़िंदगी बचा सके। तो इन सब चीज़ों को जागरूक करने के लिए हर साल ये दिवस मनाया जाता है। हमारा अगला क्वेश्चन है कि गोल्डमैन सैच्स ने फाइनेंशियल ईयर 2021 के लिए भारत की GDP के कितने प्रतिशत रहने की भविष्यवाणी की है। तो आपको पता है कि सभी लोग तो माइनस में ही बता रहे हैं, तो गोल्डमैन सैच्स ने अभी 14.8 जो GDP है उसको बताया -14.8% रहेगी 2021 के लिए। अभी हाल ही में फिच एजेंसी ने बताया था -10.5। अब इसके बारे में थोड़ा सा बता देता हूं। तो गोल्डमैन सैच्स द्वारा दूसरी वित्तीय वर्ष 2021 के लिए भारत की GDP को 14.8% माइनस में 14.8% तथा 2020 के लिए जो GDP है उसमें 11.1% के संकुचन का अनुमान लगाया गया, अर्थात घटोत्तरी का अनुमान लगाया गया है। इसके अलावा अगर हम बात करें तो इसकी स्थापना हुई थी गोल्डमैन सैच्स की 1869 में न्यूयॉर्क में। इसके CEO हैं डेविड M सोलोमन। कुल रिवेन्यू इसका है 3654.6 करोड़ $। इसके संस्थापक थे, देखिए इन दोनों लोग का जो सरनेम है उनको मिलाकर ये कंपनी बनाई गई है, तो मार्कस गोल्डमैन और सैमुअल सैच्स। तो गोल्डमैन और सैच्स को मिला के गोल्डमैन सैच्स कंपनी बनी है। इसका हेडक्वार्टर है न्यूयॉर्क, अमेरिका में। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है कि अभी हाल ही में एम्स में इलाज कराते हुए रघुवंश प्रसाद सिंह का निधन हो गया, वह कौन थे। तो जो रघुवंश प्रसाद सिंह ये फोटो में दिखाई दे रहे हैं, ये RJD के बहुत ही पुराने और वरिष्ठ नेता थे। इनका अभी हाल ही में देहांत हो गया है। अगर इनके बारे में बात करें तो ये पूर्व में केंद्रीय मंत्री भी रह चुके हैं और इन्होंने अभी हाल ही में बिहार से चुनाव से ठीक पहले अभी RJD से इस्तीफा दिया था। अभी आज से कुछ दिन पहले इन्होंने लालू प्रसाद यादव, जो कि झारखंड में अपना इलाज करवा रहे हैं, उनको इन्होंने एक इस्तीफा अपना लेटर भेजा था जिसमें इन्होंने इस्तीफा दिया था। तो ये पिछले 32 साल से RJD के साथ जुड़े हुए थे और उन्होंने अभी हाल ही में दिल्ली के एम्स से उन्होंने रांची रिम्स में अपना इलाज करा रहे लालू प्रसाद यादव को इस्तीफा भेजा और बोला कि मैं अब इस कार्य को
आगे निर्वहन नहीं कर पाऊंगा, और उसके अगले ही 1-2 दिन बाद आज इनका देहांत हो गया। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है कि अभी हाल ही में इंटरनेशनल डे फॉर साउथ साउथ कोऑपरेशन कब मनाया गया है? तो अभी इंटरनेशनल डे फॉर साउथ साउथ कोऑपरेशन मनाया गया है 12 सितंबर को। अब ये क्यों मनाया जाता है? तो साउथ के देशों द्वारा हाल ही में के वर्षों में जो इकोनॉमिक, सांस्कृतिक, व्यापारिक और सामाजिक क्षेत्र में जो कुछ अच्छे कार्य किए गए हैं, उन्हें चिन्हित करने के लिए ये यूनाइटेड नेशंस द्वारा यह दिवस मनाया जाता है। तो चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अभी हाल ही में एशिया के सबसे बड़े एरो शो एरो इंडिया 21 की मेजबानी भारत का कौन सा शहर करेगा? तो इसकी मेजबानी करेगा कर्नाटक अर्थात बेंगलुरु। तो इसके बारे में आपको बता दूं कि जो ये एरो शो होने वाला है, ये इसका 13वां संस्करण है और इसे बेंगलुरु में आयोजित किया जाएगा। तो हम सबसे पहले कर्नाटक के बारे में देख लेते हैं। कर्नाटक की कैपिटल है बेंगलुरु और मुख्यमंत्री है BS येदियुरप्पा, राज्यपाल है वजुभाई वाला और साक्षरता दर है 66.6%। 2011 की साक्षरता दर के अनुसार इस समय 70% से भी ऊपर हो गई है। कुल जनसंख्या का लगभग 83 से 84% वहाँ पे हिंदू हैं, 11% वहाँ पे मुस्लिम हैं तथा शेष जो है अन्य धर्मों के लोग हैं। अब दोस्तों यहाँ पे साक्षरता की बात आई है, साक्षरता दर की, तो आपको बताऊं कि अभी हाल ही में विश्व साक्षरता दिवस वाले दिन जो साक्षरता दर थी वो सभी राज्यों की जारी की गई, जिसमें टॉप पर एक बार फिर से केरल रहा जिसकी साक्षरता दर 96.2% है, जबकि सबसे लास्ट रहा आंध्र प्रदेश जिसकी साक्षरता दर 66.4% है। तो इतना आप लोग याद रखिएगा। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भी हाल ही में भारत का सबसे बड़ी पिगरी प्रोजेक्ट, ठीक है, अर्थात सुअर जो पालन होता है उसका सबसे बड़ा बात कर रहा हूं, उसका जो शुरुआत है वो किस राज्य में हुआ है, जिसमें लगभग 220.5 करोड़ रुपए से योजना प्रारंभ की जा रही है। तो इसकी शुरुआत हुई है मेघालय में। तो मेघालय के बारे में हम पहले देख लेते हैं। मेघालय की कैपिटल है शिलोंग, मुख्यमंत्री है कॉनरेड संगमा, राज्यपाल है सत्यपाल मलिक। अभी हाल ही में सत्यपाल मलिक को मेघालय का राज्यपाल बनाया गया है। इसके पहले बात करें सत्यपाल मलिक, तो ये गोवा के राज्यपाल थे, लेकिन अब इन्हें गोवा से हटा के मेघालय का राज्यपाल बना दिया गया है। और अब जो गोवा की जिम्मेदारी है वो महाराष्ट्र के जो राज्यपाल हैं भगत सिंह कोश्यारी, उनके हाथ में ये अतिरिक्त जिम्मा गोवा का सौंप दिया गया है। बात करें मेघालय में विधानसभा की कुल सीटों की तो है 60, राज्यसभा में कुल सीट है 1, लोकसभा में कुल सीट है 2 और पूर्व में यह असम राज्य का एक हिस्सा हुआ करता था। मेघालय में स्थित जो मानेसराम है चेरापूंजी, वहाँ पर पूरे विश्व में सबसे अधिक वर्षा होती है। और दोस्तों बात करें अगर मेघालय के शाब्दिक अर्थ की तो उसका अर्थ ही होता है बादलों का घर। हमारा अगला क्वेश्चन है कि अभी हाल ही में किसे कन्नौजी नारायण राव साहित्य पुरस्कार से विभूषित किया गया है, किसे सम्मानित किया गया है? तो अभी जो रामचंद्र मौली हैं इन्हें अभी कन्नौजी नारायण राव साहित्य पुरस्कार से विभूषित किया गया है। इस पुरस्कार की बात करें तो साहित्य के क्षेत्र में उत्कृष्ट योगदान देने के लिए यह पुरस्कार दिया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है कि अभी हाल ही में यूनिसेफ ने किस अभिनेता को बाल अधिकार अभियान का ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया है? तो अभी आयुष्मान खुराना को यूनिसेफ ने बाल अधिकार अभियान का ब्रांड एम्बेसडर बनाया है। तो चलिए सबसे पहले हम यूनिसेफ के बारे में देख लेते हैं। यूनिसेफ अर्थात यूनाइटेड नेशंस चिल्ड्रंस फंड स्थापना हुई थी संयुक्त राष्ट्र महासभा द्वारा 11 दिसंबर 1946 को। इसके प्रमुख हैं एन वेनमन। 1965 में यूनिसेफ को उसके बेहतरीन कार्य के लिए नोबेल पुरस्कार से भी सम्मानित किया जा चुका है। इसके उद्देश्य की बात करें तो बच्चों का विकास, उनकी बुनियादी शिक्षा, लिंग के आधार पर समानता, बच्चों का हिंसा से बचाव, शोषण से बचाव, बाल श्रम से रोकना, HIV एड्स और बच्चों के अधिकारों के लिए जो वैधानिक संघर्ष है, उन सब चीज़ों के लिए ये यूनिसेफ जो है वो कार्य करता है। तो इसने अभी अपना
बच्चों की सुरक्षा के लिए जो ब्रांड एम्बेसडर बनाया है वो बनाया है आप आयुष्मान खुराना को। ठीक है, हमारा अगला क्वेश्चन है कि अभी हाल ही में सिटी ग्रुप की पहली महिला सीईओ किसे बनाया गया है? तो अभी हाल ही में सिटी ग्रुप की पहली महिला सीईओ बनाई गई हैं जैन फ्रेजर। अब ये सिटी ग्रुप, आपको सिटी बैंक पता है ना, तो सिटी बैंक जो वो सिटी ग्रुप का ही एक पार्ट है, तो इसकी सीईओ बनाई गई हैं जैन फ्रेजर। तो चलिए हम इसके पहले बारे में थोड़ा देख लेते हैं। इसकी स्थापना हुई थी 16 जून 1812 को। हेडक्वार्टर इसका है यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका और ये एक वित्तीय सेवा अर्थात बीमा कंपनी है। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है कि अभी हाल ही में वेंटिलेटर बेड की सुविधा वाला देश का पहला राज्य कौन बना है? वेंटिलेटर बेड की सुविधा वाला, तो देश का पहला राज्य बना है उत्तर प्रदेश। तो हम चलिए उत्तर प्रदेश के बारे में देखते हैं। उत्तर प्रदेश की कैपिटल है लखनऊ, मुख्यमंत्री हैं आदित्यनाथ योगी, राज्यपाल हैं आनंदीबेन पटेल, उप मुख्यमंत्री हैं केशव प्रसाद मौर्य तथा दिनेश शर्मा। अभी उत्तर प्रदेश में जो आरोग्य सेतु ऐप था कोविड-19 के बारे में आपको पता होगा कि उसमें आरोग्य सेतु जो था वो अनिवार्य कर दिया गया था उत्तर प्रदेश में, और यहाँ का प्रमुख नेशनल पार्क है दुधवा नेशनल पार्क। अगला क्वेश्चन हमारा है कि अभी हाल ही में यूएनडीपी ने भारत की गुडविल एम्बेसडर का कार्यकाल 2 वर्ष बढ़ा दिया है, उनका क्या नाम है? तो अभी दिया मिर्जा का कार्यकाल यूएनडीपी ने, जो भारत की गुडविल एम्बेसडर थी, उनका कार्यकाल 2 साल बढ़ा दिया गया है। तो चलिए हम सबसे पहले यूएनडीपी के बारे में देख लेते हैं। यूएनडीपी अर्थात संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम, यूनाइटेड नेशंस डेवलपमेंट प्रोग्राम। इसकी स्थापना हुई थी 1965 में। इसके अध्यक्ष हैं अचीम स्टेनर। और संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम एक संयुक्त राष्ट्र संघ का वैश्विक विकास कार्यक्रम है। यह गरीबी कम करने, आधारभूत ढांचे के विकास और प्रजातांत्रिक प्रशासन को प्रोत्साहित करने का कार्य करता है। हमारा अगला क्वेश्चन है कि अभी हाल ही में दीपा मलिक ने संन्यास की घोषणा की, वह किस खेल से जुड़ी है? तो ये जो फोटो में दिखाई दे रही यही है दीपा मलिक, और ये एक पैरा एथलीट है। तो इनके बारे में आइए थोड़ा सा हम देख लेते हैं। जो दीपा मलिक है वो 2011 में वर्ल्ड एथलेटिक्स में चैंपियनशिप में रजत पदक इन्होंने जीता था, और उसी साल इन्होंने शारजहां में वर्ल्ड गेम्स में 2 कांस्य पदक भी जीता था। वर्ष 2012 के जो मलेशिया ओपन एथलेटिक्स थी चैंपियनशिप, उसमें जेवलिन और डिस्कस थ्रो में भी 2 स्वर्ण पदक इन्होंने प्राप्त किए थे। तो हाल ही में भी इन्होंने क्या किया है? संन्यास ले लिया है। हमारा अगला क्वेश्चन है कि अभी हाल ही में कौन सी भारतीय कंपनी दुनिया की 40वें नंबर की सबसे मूल्यवान कंपनी बनी है? तो रिलायंस इंडस्ट्रीज जो है वो दुनिया की 40वें नंबर की सबसे मूल्यवान कंपनी बनी है। आपको पता है कि मुकेश अंबानी जो है वो एशिया के सबसे धनी व्यक्तियों में से हैं, तो उनकी जो कंपनी है रिलायंस इंडस्ट्रीज वो पूरी दुनिया की 40वें नंबर की सबसे मूल्यवान कंपनी बनी है। तो चलिए हम पहले रिलायंस के बारे में थोड़ा सा देख लेते हैं। इसकी स्थापना हुई थी 1966 को। संस्थापक हैं धीरूभाई अंबानी। इसका हेडक्वार्टर है मुंबई महाराष्ट्र में। इसके प्रमुख हैं मुकेश अंबानी। और इसके अलावा बात करूं तो इनका जो घर है एंटीलिया, वो पूरे विश्व का सबसे महंगा घर है। उत्पाद की बात करें तो पेट्रोलियम, कच्चा तेल, पॉलिएस्टर, कपड़ा, प्राकृतिक गैस, टेलीकॉम इत्यादि चीज़ों का उत्पादन रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड में होता है। अगला क्वेश्चन हमारा है कि अभी हाल ही में जारी एक रिपोर्ट के अनुसार कोरोना वायरस किस अंग को सीधे तौर पर प्रभावित कर सकता है? तो जो कोरोना वायरस है वो दिमाग को, ब्रेन को सीधे तौर पर प्रभावित कर सकता है। तो इसका आंसर होगा ब्रेन। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हाल ही में किस कंपनी ने नेस्कॉम फ्यूचर स्किल्स के साथ मिलकर भारत में छात्रों को आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में कुशलता प्रदान करने की पहल शुरू की है? तो अभी माइक्रोसॉफ्ट ने ये नेस्कॉम फ्यूचर स्किल्स के साथ मिलकर के भारत में छात्रों को आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में कुशलता प्रदान करने की पहल शुरू की है।
तो चलिए सबसे पहले हम देख लेते हैं माइक्रोसॉफ्ट को। माइक्रोसॉफ्ट की स्थापना हुई थी 26 नवंबर 1976 को। संस्थापक इसके थे बिल गेट्स एवं पॉल एलन। वर्तमान में इसके सीईओ हैं भारतीय मूल के सत्या नडेला और ये सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट कंपनी है जिसके स्वामित्व है बिल गेट्स के पास। और कुल संपत्ति की बात करें तो 2 खरब 86 अरब 55 करोड़ 60 लाख US डॉलर की ये कंपनी है। अगला क्वेश्चन हमारा है कि अभी हाल ही में किस राज्य या केंद्र शासित राज्य में ई फाइलिंग उपभोक्ता शिकायत प्रणाली की शुरुआत की गई है? तो अभी दिल्ली में ये ई फाइलिंग उपभोक्ता शिकायत प्रणाली की शुरुआत की गई है। अब ये ई फाइलिंग उपभोक्ता शिकायत प्रणाली क्या है इसके बारे में बता दूं तो अगर आपके साथ मान लीजिए सामान की लेन देन में या किसी भी प्रकार की खरीदारी में अगर धोखाधड़ी होती है तो आप अब ऑनलाइन इसकी शिकायत कर सकते हैं और अपनी शिकायत का पंजीकरण भी करवा सकते हैं। अब इसे शुरू किया दिल्ली की गवर्नमेंट ने, तो चलिए हम दिल्ली के बारे में पहले देख लेते हैं। दिल्ली के मुख्यमंत्री हैं अरविंद केजरीवाल, उप मुख्यमंत्री हैं मनीष सिसोदिया और दिल्ली के उपराज्यपाल हैं अनिल बैजल। हमारा अगला क्वेश्चन है कि अभी हाल ही में ABC अर्थात ऑडिट ब्यूरो ऑफ सर्कुलेशंस के नए अध्यक्ष कौन बने हैं? तो हाल ही में अभी ABC के नए अध्यक्ष बने हैं देवेंद्र दारदा। अब इसके बारे में बात करूं अगर मैं ऑडिट ब्यूरो ऑफ सर्कुलेशंस की तो इसकी स्थापना हुई थी 1948 को। इसका हेडक्वार्टर है मुंबई महाराष्ट्र में। अध्यक्ष तो इसके अभी यही बने हैं देवेंद्र दारदा। और ऑडिट ब्यूरो ऑफ सर्कुलेशंस जो है वो भारत में प्रकाशित होने वाली जो पत्रिकाएं हैं उनको सर्टिफाइड करता है तथा उनकी ऑडिट करता है। तो इतना आप लोग इससे रिलेटेड याद रखिएगा। हमारा अगला क्वेश्चन है कि अभी हाल ही में केंद्रीय रेल तथा वाणिज्य मंत्री पीयूष गोयल ने डिपार्टमेंट फॉर प्रमोशन ऑफ इंडस्ट्रीज एंड इंटरनेशनल ट्रेड रैंकिंग जारी की जिसमें कौन सा राज्य शीर्ष पर रहा? एक बार फिर से बता दूं, अभी हाल ही में पीयूष गोयल ने डिपार्टमेंट फॉर प्रमोशन ऑफ इंडस्ट्रीज एंड इंटरनेशनल ट्रेड की रैंकिंग जारी की जिसमें गुजरात राज्य जो था वो शीर्ष पर रहा है। तो चलिए हम पहले गुजरात के बारे में देख लेते हैं। गुजरात की कैपिटल है गांधीनगर। मुख्यमंत्री हैं विजय रूपाणी। राज्यपाल हैं आचार्य देवव्रत। और अनेक महापुरुषों की जन्मस्थली होने के कारण इसे महापुरुषों की धरती भी कहा जाता है। गुजरात के सबसे प्रसिद्ध नृत्य की बात करें तो वो है गरबा और इसकी स्थापना हुई थी 1 मई 1960 को। और नर्मदा नदी पर जो स्टैचू ऑफ यूनिटी बनी है जो सरदार वल्लभ भाई पटेल की प्रतिमा है उसे विश्व की सबसे ऊंची प्रतिमा का खिताब प्राप्त है जिसकी बेस से कुल ऊंचाई है 240 मीटर और प्रतिमा की केवल ऊंचाई है 182 मीटर जो कि विश्व की किसी भी दूसरी प्रतिमा से बहुत ज़्यादा ऊंची है। तो मुझे उम्मीद है दोस्तों कि ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। इसे ज़्यादा से ज़्यादा लाइक और अपने दोस्तों में शेयर कीजिएगा तथा अगर आप लोग इस चैनल पर नए हैं तो इसे सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन ऑन कर लीजिएगा। धन्यवाद।